हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी पर। और ओड पेपर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लाए हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, जो इन्वायरमेंट की पैडागोजी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है ना? अच्छा, चलिए पहले ये देख लीजिए। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। पहला सवाल था कि बच्चों पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा यहाँ पर खत्म हो गए। पहला वाला क्वेश्चन पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। कक्षा बी के शिक्षक सवाल देते हैं, क्या होगा अगर पेड़ नहीं होंगे तो। अब दो क्वेश्चन हो गए, 5 लाभ लिखिए और क्या होगा अगर पेड़ नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन कैसा है। उसने कहा कि 5 लाभ लिखिए। 5 लाभ का मतलब क्या है, इसने क्वेश्चन को बॉन्ड कर दिया। बॉन्ड का मतलब बंद। उसने क्वेश्चन को कर दिया है बंद। अब जब क्वेश्चन को बंद कर दिया कि 5 ही बताने हैं, 5 से ज्यादा नहीं बताने हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन किस चिंतन पे आधारित है? अभिसारी और बंद अंत। बंद अंत इसलिए है क्योंकि 5 बंद कर दिया कि 5 में ही बताना है, 5 से ज्यादा नहीं बताना है। क्या बात समझे हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या होगा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे। अब यहाँ पर बच्चे अपने तर्क के आधार पर कितना भी सोच सकते हैं, कितने भी शब्दों में आंसर दे सकते हैं। और जब बच्चों को स्वतंत्र सोच के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कौन सा चिंतन होता है? अपसारी। अब स्वतंत्र सोच है तो खुला अंत। बात समझ में आई है? तो जहां पर भी जिस भी ऑप्शन में अपसारी के साथ खुला अंत है वो आंसर, और जिस ऑप्शन में भी अभिसारी के साथ बंद अंत है वो हमारा आंसर होगा। अब आंसर की तरफ चलते हैं। पहला ए बंद अंत वाला अभिसारी है, ठीक है ना? बंद अंत वाला अभिसारी। और दूसरा खुला अंत वाला अपसारी है, तो ठीक तो है ना पहला ऑप्शन। बुक में जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो गलत है, ये वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट डायरेक्ट लेंगे बस 69 से। डायरेक्ट क्या रहे हैं ना ये मैडम? 63। चलो 63 भी देखो। ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अंत्य विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है। यहाँ संबोधित करने का मतलब है कि पर्यावरण के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। क्लियर? अब जो पहली क्लासेज हैं उनमें छोटा छोटा भाग हर चीज का होता है। हर चीज का मतलब उसमें आप विज्ञान को भी पाएंगे, उसमें आप सामाजिक विज्ञान को भी पाएंगे, और एक चीज क्या दिया है इसमें? पर्यावरण को। पर्यावरण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, पर्यावरण को भी पाएंगे। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब ये तीनों चीजें जिस भी ऑप्शन में मिलेगी तो पर्यावरण की अंतः विषय पर करती उसी ऑप्शन को संबोधित करती है, यानी कि उसके अंतर्गत वो चीजें आती हैं। क्या समझ पाए? अब बताओ आंसर मैडम, आंसर बताओ जल्दी फटाफट ऑप्शन पढ़ के। बताइए आंसर फोर्थ। क्यों? क्योंकि देखो पहला ऑप्शन दिया है इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो पर्यावरण का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। पर्यावरण विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तीसरा विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, इसमें खाली विज्ञान दिया है तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति, इसमें सारी चीजें इसने ली है ना? इसमें सारी चीजें ली गई है, इसलिए हमारा आंसर फोर्थ। क्या आप समझ पाए? हाँ। नेक्स्ट लगातार ही करवा दूं? लगातार करवा देता हूँ। 69 से शुरू करते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ लिए थे। 69 देखो, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। होता है ना ऐसा? पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना पसंद करते हैं क्योंकि 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स में से हमें ये छांटना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। देखो फर्स्ट,
यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सही बात है ना। सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है क्योंकि बच्चे कहीं बहुत सारी चीजें आपस में सीख लेते हैं, आपस में सीखना ही सहपाठी अधिगम है, सही बात है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, हाँ बिल्कुल। जब बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, बताएंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो यही तो सामाजिकता होनी चाहिए, तो ये भी सही है। फिर है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं, होता है ना ऐसा। जब बच्चों को हम किसी चीज के लिए हम उन्हें गुड वेरी गुड कहते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, ये सही बात है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, अनुशासन वाले गलत थे, तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरे पॉइंट सही होंगे, इसलिए आंसर हमारा थर्ड, जिसमें पहला और दूसरा तीसरा सही है। क्या समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन 70। देखो, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, सही है ना। आपने कोई थ्योरी पढ़ी और फिर आप प्रयोग, हमने बच्चों को कहा कि चलो ये प्रैक्टिकल है आपके लिए, करके दिखाओ। अब जब बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बच्चे तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन हम उनका आकलन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि वो जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग सही है या गलत है, तो सही बात है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता है? पॉजिटिव क्वेश्चन है और सबसे उपयुक्त तरीका हमें छांटना है। फर्स्ट है चित्र पठन, चित्रों को पढ़ना क्या आकलन का सही तरीका है? देखो, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, समझ गए, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे वही वाला ऑप्शन हमें छांटना है। तो चित्र पठन। सर्जनात्मक लेखन, केवल हाथ चल रहा है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, इसमें केवल हाथ चल रहा है। निर्दर्शन और प्रदर्शन, निर्दर्शन का मतलब देखना, प्रदर्शन का मतलब करना, देख के उसे करना। फिर है हस्तपरक गतिविधि, आप प्रैक्टिकल किसे कहेंगे? जो हाथ से की जाने वाली चीजें होंगी उसे तो प्रैक्टिकल या परियोजना कहेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? हस्तपरक गतिविधि, है ना। बाकी सारे कमजोर ऑप्शन है। अभी बताया था ना शुरू में ही, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगे वही ऑप्शन हमारा सही होगा। चले आगे, नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक उपकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है ना। ये प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पास अनेक प्रकरणों में, प्रकरण का मतलब, प्रकरण को क्या कहेंगे? कॉन्सेप्ट या टॉपिक, कॉन्सेप्ट या टॉपिक। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। अवधारणा का मतलब भी टॉपिक, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं, यानी कि बच्चे इन विषयों के बारे में कहाँ से जान सकते हैं, ये वो जानना चाह रहा है। फर्स्ट है परिवार और समुदाय, सही बात है, यहाँ से जान सकते हैं परिवार और समुदाय से। फिर है पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, यहाँ से भी तो जान सकते हैं, हाँ। फिर है शिक्षक, कहानियां और कविताएं, शिक्षकों से भी जान सकते हैं, बताते हैं ना शिक्षक, हाँ। और कहानियों और कविताओं से भी, तो ये सारे सही होने चाहिए, ये सारे सही हैं। यहाँ से बच्चे इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सजीव निर्जीव की, जल चक्र की, पेड़ पौधों की। पूछना है किसी को कुछ यहाँ तक? नेक्स्ट, कांच के जार तथा बोतलों को, जार का मतलब डब्बा, हाँ डब्बा बोल लो बस, प्लास्टिक के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने की पूर्व सूर्य की धूप से अच्छी तरह सुखाया जाता है। अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह उन्हें सुखाते हैं, नहीं? हाँ, ऐसा क्यों है, क्यों सुखाए जाते हैं उन्हें? देखो, इसलिए सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर जो नमी है ना वो हट जाए, नमी वहां से हट जाए, क्योंकि नमी में अचार खराब हो जाता है। अब देखो इसमें, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, गलत। उनमें से धूल को हटाने के लिए, अंदर धूल होती है तो वो धूप में सुखाने से तो नहीं जाने की धूप, तो ये भी गलत। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, क्या आप समझ पाए? तो आगे सारे इसमें आपके सिलेबस से हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन इसमें यहीं तक थे, समझ गए?
75। ये आपके उससे है, सिलेबस से, इन्हें बाद में देखेंगे, ये साइको वाले क्वेश्चन नहीं है। सीधे आओ अब हिंदी में। 97 हो गया था हिंदी का। मैंने बोल दिया ना इन्हें बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे का मतलब बाद में ही देखेंगे इन्हें। अभी इसमें बताओ हिंदी में जो आपकी पैरागोजी हो गई थी सारी कंप्लीट। ठीक है, अगले वाला फिर खोलो, अगले वाला नेक्स्ट है आपका सितंबर 2015। हिंदी 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 हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे ना, इन्वायरमेंट ही निकालो पहले, पहले आप इन्वायरमेंट ही निकालिए ताकि सारे क्वेश्चन वीडियो में इन्वायरमेंट के ही रहें। 61 क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। नहीं मिला? देखो ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। नेगेटिव क्वेश्चन है ये, यानी कि 3 चीजें होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए, और जो नहीं होगी वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट, बच्चे कम गलतियां करें। अब कम करें या ज्यादा करें कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम? बच्चे हैं, गलतियां तो वो करेंगे, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी। सेकंड, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ये तो सही बात है कि बच्चों को करके सीखने के अवसर मिलने चाहिए। फिर है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। ये बिल्कुल सही बात है, बच्चे जितना ज्यादा प्रश्न पूछेंगे ना, इसका मतलब यह है कि बच्चे उतने ही ज्यादा मोटिवेट हैं और सीखना चाहते हैं। जो क्वेश्चन नहीं करेगा वो सीखना नहीं चाहता, तो ये तो सही है। फिर है, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया उसने। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ये वाले अवसर दिए हैं बच्चों को सिखाने के लिए। समूहों में पत्तियों का संग्रहण करना है, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करनी है, अपनी वनस्पति संग्रहालय बनाना है। तो इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका ने किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? नेगेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि जो ये एक्टिविटी कराई है ना शिक्षिका ने ऊपर, इसमें क्या नहीं होना चाहिए इन 4 ऑप्शन में से, ये वो जानना चाह रहा है। फर्स्ट, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। याद वाले गलत थे, क्योंकि नाम पत्तियों के याद नहीं रखने हैं, बच्चों को समझाना है। फिर है, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार होना चाहिए। क्यों? तो विस्तार नहीं करेंगे, एक पौधा लगाएंगे, लगाने के बाद उसे खाद पानी देंगे, उसे बड़ा होता हुआ देखेंगे, ये तो कार्य का विस्तार है। ये होना नहीं चाहिए यार, लगा दिया और छोड़ दिया बस, ये तो होना चाहिए। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ये भी होना चाहिए। निरंतर मतलब लगातार। फिर है, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। ये भी देखना है कि बच्चों की परस्पर क्रिया है नहीं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं नहीं। परस्पर क्रिया का मतलब है, देखो सपोज दैट के 5 बच्चे हैं किसी ग्रुप में और वो इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि 3 बच्चे तो पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं और 2 बच्चे आपस में बात ही कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। इसलिए ये भी चीज देखनी है कि उनका परस्पर सहयोग हो और वो निरंतर लगातार उसमें लगे रहे। तो हमारा आंसर कौन सा है? फर्स्ट, क्योंकि उसने नेगेटिव क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? यह भी नेगेटिव है, आज तो नेगेटिव दे दी इसने सारे। पर्यावरण
अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए जब वो शिक्षार्थियों का आकलन कर रही हो। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। तुलना वाले, तो ये भी नहीं, बच्चों की तुलना नहीं करनी। कई बार समझाया आपको, ये उसके पहले वाले सीखे हुए से आज सीखे हुए की तुलना कर रही है, ना कि बच्चे से किसी। पहले ये भी देख लो कि कहाँ तुलना है कहाँ नहीं है। ये तो आपको सिखाई गई है चीजें। बच्चों की आपस में तो तुलना नहीं हो रही है ना यार। उसने उसने कहा कि पहले वो 10 में से 7 नंबर लाया था, अब 10 में से 8 नंबर लाया है, एक ही बच्चा। तो तुलना करके देखेंगे ना कि ये बच्चा कहाँ पहुंचा है, प्रगति हुई है या नहीं हुई है। तो वहां तो ये तो करना चाहिए तुलना। तो फिर गलत कैसे कह रहे हैं आप इसे? तो पहला ऑप्शन सही है। फिर है, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी चाहिए। सही बात है ना। शिक्षार्थियों की जितनी कैपेसिटी होगी उसके आधार पर ही हम उन्हें पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि बच्चे तो हैं 3rd क्लास के और उनकी कैपेसिटी इतना सीखने की है और आपने सोचा कि चलो आज इन्हें इतना पढ़ा देते हैं, सीख पाएंगे वो इतना ही। तो जो इतना पढ़ाया ना आपने, बच्चों की भी मेहनत बेकार और आपकी भी मेहनत बेकार, सीखेंगे वो इतना ही। तो ये भी सही बात है। तीसरा, बच्चों के कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये कह रहा है कि बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर, जबकि आकलन में क्या होना चाहिए, सारी चीजें, है ना। ये कह रहा है कि कुछ पक्षों पर, ये गलत। फिर है, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो ये भी सही होना चाहिए। तो बस ये हमारा आंसर। क्या समझ पाए आप सब लोग? आप जब पेपर सोल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, एक्यूरेसी अगर लानी है। चलिए नेक्स्ट, निशान लगा रहे हैं आप? निशान नहीं लगाने बुक में, किसी को भी बुक में निशान नहीं लगाने हैं। निशान लगा के क्या करोगी? कई बार बताया मैंने आपको, फिर भी। 64, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सही बात है ना ये भाई। जो चीजें हम सीखते हैं समुदाय में, अपने समुदाय में सीखते हैं, जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। सस्ते से महंगे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समुदाय समुदाय होता है, वो कैसे भी वहां से सीखेंगे। ये गलत। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ये हो सकता है क्योंकि जहाँ हम जिस आप यहाँ पैदा हुए हैं इस मोहल्ले में, तो यहाँ का जो समुदाय है आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। तो सही है, ये हो सकता है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। समुदाय में समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। अब उसने समुदाय के लिए ये बात, समुदाय तो कहीं पे भी हो सकता है ना। सपोज दैट आप स्कूल में पढ़ाते हैं या किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से लेके 40 या 45 तक की एज के ही मिलेंगे। तो 45 वालों को बुजुर्ग कहेंगे। समुदाय तो यहाँ पर भी है और वहां से भी हम सीखते हैं, तो यहाँ तो बुजुर्ग नहीं है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें समझदार तो हैं लेकिन बुजुर्ग मिले, ये जरूरी नहीं कि बुजुर्ग से ही सीखे। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ये वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ये वाला सही है, तो ये गलत और ये गलत, क्योंकि हमारा समुदाय हमें वास्तविक स्थितियां प्रदान करता है सीखने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68 नहीं, 68 नहीं, 68 नहीं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर 80, इन्वायरमेंट के जितने क्वेश्चन है वो सब आपके नोट्स से हैं, कोई भी नोट्स के बाहर नहीं है, इसलिए अपने नोट्स ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, ये कह रहा है कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। सिचुएशन समझो क्या है। सिचुएशन यह है कि आपकी ज्वाइनिंग प्राथमिक विद्यालय में हो चुकी है। जब पहली बार आप जाते हैं तो आप एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में या नवनियुक्त शिक्षिका के रूप में,
तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से? फर्स्ट, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, चिंतन 2 ही है, अभिसारी, अपसारी, लेकिन ये एक ही पक्ष की बात कर रहा है, केवल धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की, तो चिंतन अभिसारी हो गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स बनाना। क्या ये आपकी प्राथमिकता होगी कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार विस्तृत नोट? चलो नोट्स तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसने जोर दे दिया है इस ऑप्शन पे कि विस्तृत नोट्स बनाना है। विस्तृत का क्या करोगे? उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही तो बनाओगे ना, तो ये गलत है। फिर है शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ये हो सकता है पहले से पाठ योजना तैयार करना, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि जब आप विद्यालय में जाएंगे तो पहले से ही पाठ योजना तैयार करके ले जाएंगे। अब इन दोनों में से हमें बैच छांटना है। अब यहाँ पाठ योजना वाला गलत हो जाता है और ये सही। क्या कारण है कि ये सही हुआ, इसको समझो। आप किसी विद्यालय में जाते हैं तो पाठ योजना किस आधार पर तैयार करेंगे? सबसे पहले आपको अपने बच्चों को तो पता हो किसका बुद्धि लेवल क्या है, कौन किस संस्कृति, समाज, गांव, देहात, शहर या किस बोली भाषा से बिलोंग करता है। मेरी बात समझे? पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो पाठ्य योजना बनाएंगे और उसके अनुसार ही आप अपनी पाठ्य योजना में इस चीज को ऐड करेंगे कि मुझे इन बच्चों को इस वाली शिक्षण विधि से पढ़ाना है। बात समझ गए? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में किस धर्म, संस्कृति, भाषा, स्थान के बच्चे बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पाठ्य योजना बनाएंगे। तो पाठ्य योजना बाद में आती है, पहले ये चीज आती है। अब इस चीज को प्रैक्टिकली समझो। आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, होता है जैसे कि आज का माहौल चल ही रहा है हिंदू मुस्लिम वाला कुछ टाइप करके, तो किसी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, आप किसी एक समुदाय से गणना करते हैं और उस समुदाय के खिलाफ कुछ बातें बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं था कि उस समुदाय के बच्चे आपकी क्लास में है, तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना इस चीज का बैड इफेक्ट। तो सबसे पहले आप कुछ भी बोलने से पहले ये देखिए कि आपकी क्लास में बैठने वाले बच्चे किस किस समुदाय से हैं। उसके बाद आपको लगेगा, आप पूछेंगे बच्चों से कि भाई आप गांव से आते हैं, गांव में पढ़ा लिखा कौन है आपके घर में? बच्चे बताएंगे कि मेरे पापा पढ़े लिखे हैं लेकिन मेरी मम्मी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है और मेरे पापा भी पढ़े लिखे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि घर में उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो आपकी पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि वो सारी चीजें क्लास में ही सीख जाए, घरों से बहुत कम पढ़ना का मौका मिले, क्योंकि घर में तो पढ़ नहीं सकता ना, घर में पढ़ाएगा कौन उसे एक्स्ट्रा? मेरी बात समझे? तो ये कब पता चला है आपको? जब आप सबसे पहले उनकी संस्कृति से संबंधित बच्चों की जानकारी लेंगे। क्या आप सब समझ पाए इस वाली बात को? तो सबसे पहले क्या देखना है हमें? विद्यार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करेंगे। इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता था। सबको समझ में आई ना ये बात वाली बात? क्यों ऐसा? अब मैंने आपको जो रियलिटी चल रही है देश में वो भी बता दिया, और एक मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, फैक्ट हैं कि क्यों होना चाहिए ऐसा, वो भी बता दिया। नेक्स्ट, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। बिल्कुल सही बात है ना ये। कविताएं और कहानियों के माध्यम से हम पर्यावरण को जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां क्या करती हैं? बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। सही बात है ना? जो कविताएं होती हैं उनमें जो वर्ड होते हैं, जैसे पहाड़, नदी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा पुरानी बुक्स में इधर एक सीनरी सी बनी होती है, इधर कविता लिखी होती है। तो आसपास के जो पहले झोपड़ी होती थी तो झोपड़ी आती थी, अब बिल्डिंग जैसे मकान होते हैं, अब वो वाली चीजें आती हैं। तो बच्चों के आसपास की चीजें दर्शाई जाती हैं। तो यही कह रहा है कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं। बिल्कुल सही है ये बात। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है। संदर्भित अधिगम का मतलब है कि कविताएं, कहानियां बच्चों से जुड़ी चीजों को ही जगह देती हैं उसमें। तो सही है ये भी। फिर है शिक्षार्थियों, कहाँ गया, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की, यहाँ पर अमूर्त की बात आ गई, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगला पढ़ेंगे हम। सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण करती है। ये तो सही है बिल्कुल, सृजनात्मकता भी करती है और सौंदर्य बोध भी करती है। अब देखो कौन कौन से हो सकते हैं। सी
ए बी और डी, ए बी डी, हाँ यही होना चाहिए क्योंकि अमूर्त, हाँ हाँ, तो ये अमूर्त वाला तो कोई, हाँ फर्स्ट टू फिफ्थ में। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ए बी और डी। नेक्स्ट 82, कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण, संरक्षण का मतलब क्या होता है, सेविंग, आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनको पता चले कि हम इन फ्यूल सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किस संसाधन के उपयोग को आप सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, ये वो जानना चाह रहा है। फर्स्ट, संदर्भ पुस्तकें, संदर्भ का मतलब रिलेटेड, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड पुस्तकें। आपने कभी सुना है कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी पुस्तक आती हो जिसमें लिखा हो कि हम फ्यूल सेविंग कैसे करेंगे, आती है ऐसी कोई बुक? ऐसी कोई बुक नहीं आती, तो ये गलत है। फिर आप पोस्टर जो दीवारों पर लगाते हैं, पोस्टर किसी भी चीज को जागरूक करने के लिए पोस्टर का यूज करते हैं ना, हो सकता है ताकि बच्चे और लोग जागरूक हो सकें। समाचार पत्र भी हो सकता है, और पाठ्य पुस्तक यहाँ पर गलत है, पाठ्य पुस्तक वाले हमेशा गलत होंगे। अब इन दो में से हमें आंसर चाटना है, समझो। पोस्टर आपने लगा दिए हैं जगह जगह दीवारों पर, उसे ज्यादा लोग पढ़ेंगे, या जो न्यूज़पेपर होता है जो घरों में आता है बच्चे उसे ज्यादा पढ़ेंगे? छोटे बच्चे दिया कहाँ इसने, 5वीं क्लास का बच्चा दिया। 5वीं क्लास के बच्चे का मतलब समझते हैं आप, 6 और 5 11, 12 साल का बच्चा 5वीं क्लास में होता है। क्या बात कर रहे हैं आप, 5 साल की उम्र का बच्चा पूरा फोन कहीं भी घुसा लो उसे फोन में, और 12 साल का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा? सुनो, जो न्यूज़पेपर होते हैं ना वो ऑथेंटिक होते हैं, पोस्टर्स फेक हो सकते हैं, बात समझ में आई? न्यूज़पेपर ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, आज नहीं देते एक बिल्कुल अलग बात है, आज की डेट में न्यूज़पेपर ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन न्यूज़पेपर ऑथेंटिक होते हैं। तो न्यूज़पेपर पे बच्चे ज्यादा यकीन करेंगे बजाय पोस्टर के, पोस्ट न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो न्यूज़पेपर की पोस्टर। क्या आप समझ पाए? पोस्टर की बात बहुत कम लोग मानेंगे, न्यूज़पेपर की बात ज्यादा। 83 देखो, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। समझ में आया कि उन्होंने जो भी एक्टिविटी थी उन्हें सब चीजों को एक फोल्डर में डाल दें। इस फोल्डर को क्या कहा जा सकता है? आपकी मम्मी ने आपको कहा कि मार्केट से जो जो भी सामान लाना है उसे उसकी एक लिस्ट बना लो और वो सामान उस लिस्ट में डाल दो, उस लिस्ट को क्या कहेंगे? आंसर पोर्टफोलियो, आंसर इसमें पोर्टफोलियो है, क्योंकि वो सारी चीजें जो जो भी उन्होंने लगाई है ना उस चीज उसमें, वो सारी चीजें एक फोल्डर में डालने का मतलब है कि आपने जो जो चीजें यूज किया है वो एक जगह लिख लो सारी, तो उसे क्या कहेंगे हम? पोर्टफोलियो। असाइनमेंट, असाइनमेंट देते हैं ना, वर्क, होमवर्क भी हो सकता है, क्लास वर्क भी हो सकता है, दत्त कार्य। क्या आप समझ पाए? हाँ। 84, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में एक पाठ है, शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है, इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है, यानी कि इस पाठ को क्यों शामिल किया गया है? अब आपने नोट्स पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं ना आपने, नोट्स जो पढ़े हैं उसके आधार पर आपको आंसर बताना है, फटाफट बताइए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नोट्स के आधार पर ही बताना है, बस नोट्स में जिस चीज का जिक्र होगा वही इसका आंसर है।
देखो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, फर्स्ट वाला पढ़ो पॉइंट। ये क्या रहा है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर प्रदान करती है। अब मुझे एक बात बताओ, अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का ये ऑप्शन क्या रहा है? जो अंतरिक्ष में रहते हैं। कोई अंतरिक्ष में रहता है? तो फिर अंतरिक्ष में झांकने वालों की जिंदगी में कैसे करेंगे आप? ये तो गलत। दूसरा, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। जो आपके नोट्स हैं उसमें कहीं ऐसा लिखा है भौतिक स्थिति के बारे में? ये भी गलत। फिर है, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है। वहां कुछ ऐसा लिखा है जो स्त्री पुरुष पर आधारित हो? ये भी गलत। क्या लिखा है वहां? गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। समझ में आई बात? यही तो था आपके नोट्स में। बताओ, 3 पॉइंट लिखे आपके नोट्स में। फिर हर चीज आपके नोट्स में है। चलो 65 देखो। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिक वाला कारण कौन सा हो सकता है? जब आप क्लास लेंगे अपनी कक्षा में तो आप एक कक्षा शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे। उस क्वेश्चन पूछने का मोटिव क्या होगा? 3 मोटिव मजबूत हैं, 1 मोटिव कमजोर है। जो मोटिव कमजोर है वही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है। फर्स्ट, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। सही बात है ना? अब मैं पहले से ऑप्शन को अपने वाले शब्दों में बताऊंगा, फिर आप इसमें से पढ़िएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान क्लास में नहीं होता, अटेंशन क्लास में नहीं होती, तो आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं ना, ये आपके लेसन प्लान में होते हैं चीजें, आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। अब जिन क्वेश्चन टफ होगा, जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप उससे टफ होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा आंसर। अब जब बच्चों को नहीं पता है आंसर, तो वो सोचेंगे कि हमें पता नहीं इसका, इसलिए टॉपिक समझना है। और समझना है तो वो क्या रहेंगे? अटेंशन रहेंगे पूरी क्लास में, यानी कि उनका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से क्लास में रहेगा। और यही तो चाहिए भाई, कंसंट्रेशन बच्चे का क्लास में रहे, यही तो चाहिए। इसलिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन यही वाली प्रोसेस कर रहा है। देखो, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सके इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्दीप्त का मतलब जागृत, सही नहीं है? सेकंड, प्रश्न शिक्षार्थियों की उत्सुकता जगाते हैं। अभी तो बताया ना, वो जब उन्हें नहीं पता उसे जानने की इच्छा रखेंगे तो जगाते हैं, बिल्कुल सही। प्रश्न प्रकरण के संदर्भ को बनाने में मदद करते हैं। सही बात है ना? प्रश्न जो क्वेश्चन पूछा गया है और प्रकरण टॉपिक पूछा गया है, उसके संदर्भ मतलब इन्वायरमेंट को बनाने में मदद करते हैं, तो सही बात है ये भी। फोर्थ, शिक्षार्थी का चिंतन सीमित किया जा सकता है। क्वेश्चन इसलिए किया ताकि चिंतन असीमित हो, और ये कह रहा है कि चिंतन सीमित किया जा सके, तो ये तो गलत। बस ये हमारा आंसर है। क्या आप समझ पाए अच्छे से? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन 86। ये कह रहा है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करें इन 4 ऑप्शन में से। समझो, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऐसा करेंगे? कभी भी बच्चों को किसी भी आधार पर बांटना नहीं है, तो ये गलत है। अंक वाले गलत थे, उनके अंकों के आधार पर आपके नोट्स में लिखा है केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। उसने कहा कि केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत सारे विद्यार्थी हों। केवल वाले गलत। सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। जब भी कोई शिक्षक समूह बनाएगा बच्चों का, तो सबसे पहले ये देखना है कि सभी प्रतिभागी, सहभागिता का मतलब है जो एक्टिविटी दी गई है सारे के सारे इन्वॉल्व हैं या नहीं है, और उनका सहयोग यानी कि एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये वाली चीज आपको देखनी चाहिए एक शिक्षक के तौर पर। हम समूह नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे समूह बना सकते हैं कि एक ही समूह में सभी तरह के बच्चे हों। सभी तरह के मतलब
तीन तरह के बच्चे होते हैं, होशियार, मिडिल और लो। तो ऐसे समूह बनाने चाहिए जिसमें तीनों टाइप के बच्चे हों, ऐसा ना हो होशियार होशियार का अलग, मिडिल का अलग और लो का अलग। ऐसे समूह हो जिसमें एक मिडिल, एक होशियार, एक लो, एक मिडिल, एक होशियार, एक लो, ताकि होशियार की संगत में आके जो मिडिल और लो है वो भी सीख सके। क्या समझ पाए आप? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। YouTube वाले कोई भी स्टूडेंट्स अगर नोट्स लेना चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 7983288842। ओके क्लास, थैंक यू।